नमस्कार, राम राम। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मामदानी को जानते हैं आप? अवश्य ही जानते होंगे। जोहरान मामदानी ने भारत के उमर खालिद के नाम से एक चिट्ठी लिखी है और बड़ी चिंता जताई है। ये भी आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा। लेकिन संभवतः आप हो सकता है बहुत सारे लोग न परिचित हों इस समाचार से या वाकिफ न हों कि उमर खालिद के जो पिताजी हैं वो न्यूयॉर्क गए थे और न्यूयॉर्क में जाकर के उन्होंने जोहरान मामदानी से भेंट की थी। 20-25 मिनट तक जो है उन्होंने बातचीत की और उन्होंने उस मुलाकात के बारे में क्या कहा पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कि असल में 9 तारीख को न्यूयॉर्क में मेरी ज़ोहरान हमदानी से मुलाकात हुई। मैं और मेरी वाइफ वहाँ गए हुए थे हमारी बेटी की मुलाकात के लिए। तो मैंने उनसे वक्त मांगा कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट तक हमारी मुलाकात रही है, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। और उन्होंने जाते हुए ये भी कहा कि मैं उमर के बारे में उमर के नाम से एक लेटर देना चाहता हूँ, कुछ लाइनें लिख के देना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में कागज़ के ऊपर लिख कर दिया और हमने उसका शुक्रिया भी अदा किया। और दूसरी बात ये कि आप जानते हैं कि 2 साल पहले उन्होंने उमर की जेल डायरी के कुछ पढ़ के सुनाया था, कुछ उसके कंटेंट्स उसमें एक प्रोग्राम में पढ़ के सुनाया था, उसका भी शुक्रिया अदा करना था हमको। तो उन्होंने कंसर्न का इज़हार किया कि भई एक नौजवान होनहार तालिब इल्म जिसने कई अहम इश्यूज़ उठाए हैं, देश के बड़े-बड़े इश्यूज़ के ऊपर सवालात खड़े किए हैं, सीएए एनआरसी की तहरीक चलाई है और आदिवासियों पर और दलितों के मसाइल पे बात की है। तो ऐसे आदमी को 5 साल से ज़्यादा अरसे तक जेल में रखना, ट्रायल का शुरू ना होना और उसके साथ-साथ जो है बेल का ना मिलना, ये हमारे लिए बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है। और इसके सिलसिले में हमें बड़ा यानी चिंता होती है कि भई कैसे इसको बाहर आना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा भई आप दुआ कीजिए और अपनी सत्ता से जो भी आप कर सकते हैं करिए। मतलब ये कि तो उन्होंने कहा मैं जो भी हो सकता है मैं करूँगा। और उन्होंने वो हमको ये मशवरा दिया कि आप यहाँ आए हैं, तो अगर आपकी कुछ मुलाकात यहाँ कांग्रेसमैन से हो जाएँ, डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ कांग्रेसमैन से उनसे मुलाकात करें आप, तो मैं उसमें सहायता कर सकता हूँ। तो हम लोग इसी प्रोग्राम के तहत में डीसी गए थे, वाशिंगटन डीसी, वहाँ मुलाकात हुई। 2 कांग्रेसमैन से मुलाकात हुई, 2 सेनेटर से मुलाकात हुई। उन्होंने उन्होंने बहुत कंसर्न का इज़हार किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम इस सिलसिले में कुछ करेंगे। तो अब 30 तारीख को उन्होंने एक लेटर लिखा है इंडियन एम्बेसडर को, वो भी अब वायरल हो रहा है पूरे उसमें। उसमें भी उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है कि उमर को फेयर ट्रायल मिलेगा और हमें यकीन है कि बेल भी मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल एक नौजवान लड़के को 5 साल तक के जेल के अंदर बगैर ट्रायल के बंद रखना और फिर बेल का ना मिलना, ये हमारे लिए कंसर्न का बात है। तो हम समझते हैं कि इससे हमको यानी चाहे ज़ोहरान ममदानी की से मुलाकात की बात हो या इन कांग्रेसमैन से मुलाकात और सेनेटर से मुलाकात की बात हो, इससे हमें हौसला मिला है बहुत। और ये मैकगॉन ने खुद लोगों से कांटेक्ट करके उसमें उनके दस्तखत लिए हैं इस मामले में, तो ये बड़ी अहम बात है। तो आपने सुन लिया, जोहरान मामदानी से भेंट करने के बाद, भारत लौटने के बाद जो हैं उमर खालिद के पिताजी कह रहे हैं कि उनका बेटा एक होनहार और इतना जो है प्रगतिशील क्रांतिकारी विचारधारा वाला लड़का है और उसे 5 साल से जेल में बंद रखा गया है। कहने का अर्थ यह है कि वो तो इतना भोला और नेक लड़का है, बस एक बार जेएनयू चला गया ना, एक बार वामपंथी और इस्लामिस्ट्स के हाथों में आ गया, फिर अच्छे और बुरे का भेद कहाँ रह पाता है। कुछ इसी तरह का आशय है। अब आप देखिए कि उमर खालिद कौन है। उमर खालिद ने खुलेआम नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कब्र खुदेगी, और तमाम तरह की नारेबाजी हुई थी। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। बात यह है कि दिल्ली के जो दंगे हुए थे आज से 5-6 वर्ष पहले, उसकी जांच जब आगे बढ़ी तब पाया गया कि उमर खालिद की उसमें बहुत गहन संलिप्तता है। उसने साजिश रची आम आदमी पार्टी के पार्षद और नेताओं के साथ, और चार्जशीट जो तैयार की गई है पुलिस के द्वारा, उसमें यह पाया गया है कि उसने जगह जगह कहां कहां पुलिस के ऊपर कैसे हमला किया जाएगा ये सब तय किया था, इसकी प्लानिंग की थी। तो इतने गंभीर आरोप के बाद जिस व्यक्ति को जेल में बंद किया गया है, उसे होनहार क्रांतिकारी और दलितों और आदिवासियों के लिए काम करने वाला कहा जा रहा है। आशय कुछ इस तरह का है कि हमारा बेटा तो भगत सिंह है। वामपंथियों में और ऐसे तमाम फर्जी लोगों में एक बड़ी अ, अनूठी बात होती है, एक विचित्र सा साम्य होता है कि किसी भी चरमपंथी को, किसी भी अराजकतावादी को
ये भगत सिंह से जोड़ लेते हैं। और भगत सिंह जैसे महान आत्मा का दुर्भाग्य है कि उनको ऐसे देशद्रोही और देशघाती तत्वों से जोड़ करके देखा जाता है। लेकिन आज के समय में कुछ भी संभव है, क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बहुत बड़े भगत सिंह थे एक समय, कुछ दिनों पहले तक। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि न्यूयॉर्क का मेयर बनने के साथ सबसे पहले अगर किसी चीज की चिंता करता है तो वो चिंता है उमर खालिद की। तब फिर यह विचार करना आवश्यक है कि भला वह कौन सा सूत्र है जो पूरी दुनिया में इन सबको जोड़े रखता है। आप ध्यान से अगर देखेंगे, विचारेंगे, तो आप पाएंगे कि एक ही सूत्र है, वह है इनके विश्वास का, वह है इनके मजहब का। वो दिलीप मंडल ने भी एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि राष्ट्र अलग है, विचारधारा अलग है, पार्टी अलग है, लेकिन कौन सी बात है जो इन्हें जोड़ती है, और वह कौन सी बात है जो कि गाजा में संघर्ष होने पर ऑस्ट्रेलिया में शूट आउट करवाती है और म्यांमार में जो है धरपकड़ और मारपीट होने पर जो है बोधगया में विस्फोट करवा देती है। इस विचारधारा पर जो है बातचीत होनी चाहिए पूरी दुनिया में, संभवतः पूरी दुनिया में। यूरोप में के अलावा, यूरोप में पोलैंड को छोड़कर के ऐसा कोई देश नहीं जहां इस न्यू ईयर के समय में उत्पात ना हुआ हो, दंगे फसाद ना हुआ हो, गोलियां ना चली हों। लेकिन आप देखिए विक्टिमहुड का जो ये सिद्धांत है, ये जो आइडियोलॉजी है, वो कैसे काम करती है कि एक इतने संगीन आरोप झेल रहे कथित युवा नेता के ऊपर पूरी दुनिया के जितने भी विचारधारा वाले लोग हैं, एक ही विचारधारा वाले, वे जो हैं निसार हैं। और मेयर बनने के साथ ही जो है उसके लिए चिट्ठी लिखी जाती है, उसका पिता वहाँ मिलने जाता है, वहाँ कांग्रेस के नेताओं से मिलता है, सेनेटर से मिलता है, और उसके बाद मिलने के बाद कहता है कि हमें उम्मीद जगी है कि कानून में जो है इंसाफ मिलेगा मेरे बेटे को। और ये एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स है जिसे भारत के ऊपर भी लादा जा रहा है, दबाव बनाने की एक प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं। भारत की न्याय प्रक्रिया जो है उसे भी प्रभावित करने का एक तरीका है कि किसी न किसी तरह से उसे छुड़ा दिया जाए, उसे बेल दिला दिया जाए। ये एक बहुत विचित्र सा साम्य है। इसे आप ध्यान से देखें तो दिल्ली में जब धमाके हुए थे, धमाकों के बाद जो लाल किले के पास जो हुआ था, तो यही विक्टिमहुड का नारा जो है बुलंद किया गया, कहा गया कि नहीं बड़ा जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है, जुल्म होने के बाद जो है ये प्रतिक्रिया थी। और आपको मैं एक और नई खबर दे दूं कि कल ही जो है जम्मू कश्मीर में एक फुरकान अली नाम के क्रिकेटर को, जो कि वहां पर लीग में, क्रिकेट लीग कोई चल रहा था, उसमें खेलने उतरा था, उसने अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा जो है लगाया हुआ था। उसकी जांच चल रही है अभी। ये एक कमाल का साम्य है जिसे आप जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु, केरल तक और न्यूयॉर्क तक और पूरी दुनिया में जहां जहां ये व्याप्त हैं, उन सभी जगहों पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्हें एक धारा जो है, एक सूत्र जो है, एक विचार जो है जोड़े रखता है। इन्हें आप कभी भी ऐसे अवसर पर बोलते हुए या चिंता जताते हुए नहीं देखेंगे, चाहे ये कोई भी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेयर हो, सबकी एक ही विचारधारा होती है। इन्हें आप कभी नहीं कहेंगे, कहते हुए नहीं पाएंगे कि बांग्लादेश में बड़ा भयावह अत्याचार हो रहा है हिंदुओं को ऊपर। आए दिन जो है वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, कल भी जो है मारा गया था एक, और बड़ी नृशंसता से मारे जा रहे हैं। यही चुप्पी इन्होंने तब भी साध रखी थी जब जम्मू कश्मीर में आज से 30-35 वर्ष पहले जो है एक ही दिन में, एक ही रात में जो है लाखों लाख हिंदुओं को प्रताड़ित करके उनके घर से भगा दिया गया था, घर जला दिए गए थे, उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था। तब ये चुप थे, तब कोई समस्या नहीं हुई थी, क्योंकि वह तो एक नैसर्गिक जो है प्रक्रिया थी, उसे होना ही होता है, क्योंकि वे जहां जाते हैं वे आसपास जितने भी अन्य लोग होते हैं उन सबको साफ कर देते हैं। इसे तो मतलब आप एक स्थापित सत्य के रूप में देख सकते हैं। तो जब कश्मीर में ऐसा हुआ, पाकिस्तान में पूरी तरह से हिंदू साफ हो गए, तब ये चुप रहे। बांग्लादेश में वो चल रहा है, 6-6.5-7% पर आ गए हैं। आने वाले समय में अगर इसी तरह का काम चलता रहा तो वे भी नहीं बचेंगे, बहुत जल्दी जो है उनका सफाया हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। पश्चिम बंगाल में कुछ इसी तरह की कोशिशें जारी हैं। आदरणीय दीदी जी अगर रही और 5 वर्ष, तो वह कोशिश जो है कामयाब हो जाएगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। रोका तभी जा सकता है जब वहां पर केंद्र सरकार दखल दे करके सरकार को भंग कर दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे या कोई ऐसी कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा उसे रोका जाना संभव नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये जो है कमाल का विक्टिमहुड जो है इनका चलता है, खेलते हैं ये, जो पूरी दुनिया में
दुख का कारण बने हुए हैं, जिनकी दहशतगर्दी से सभी कांप उठे हैं, ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम जो है हम पीड़ित हैं, हमारे लोगों को सताया जा रहा है। अब बताइए, उमर खालिद के लिए जोहरान मामदानी चिट्ठी लिख रहा है, उसके पिताजी से मिल रहा है, चिंता जता रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना ऐक्य है, कितना संगठन है इनके बीच में, और किस तरह से ये जो है एक सूत्र में अपने विचार को पिरो करके पूरी दुनिया में जो है काम करते हैं, एक एजेंडा चलाते हैं, जो कि हतप्रभ करने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है। लेकिन इस पर विचार होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि लोग संगठित होकर के नहीं सोचेंगे, तो इसी तरह से ये चलता रहेगा, और फिर जो है लोग, निर्दोष लोग इसी तरह से मारे जाते रहेंगे, और ये जो है विक्टिमहुड खेलते रहेंगे, जोहरान मामदानी टाइप के लोग सब, जो कि अब प्रभावशाली भी हैं, चूंकि मेयर बन गए हैं, नेता बन गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।